हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक सॉल्ट में, और जो टॉपिक है आपका वो है वॉशिंग सोडा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो सॉल्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सॉल्ट वाले टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ना, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका जो वॉशिंग सोडा है जो दिख नहीं रहा आपको, होपफुली आपको दिख रहा होगा। वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट 10H2O वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होते हैं, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। 10 वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब, जब कोई भी सब्सटेंस सरफेस पे आके रुक जाता है तो उसको हम एडजॉर्बेशन कहते हैं, और अगर उसके अंदर एंटर कर जाता है तो उसको एब्जॉर्बेशन कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट के सरफेस पे 10 वाटर मॉलिक्यूल आके रुक जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे सब्सटेंस जिसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो जो वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बिकॉज एट द सरफेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल एडसॉर्ब। मैं आगे चल के बताऊंगा, जब चैप्टर पूरा खत्म होगा तो एक दो टॉपिक मैं एक्स्ट्रा लूँगा, वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको और क्लियर होगा कि वाटर कैसे आया होगा। तो इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम, ये तो वॉशिंग सोडा है, लेकिन अगर कहीं आपका लिखा रहता है सोडियम कार्बोनेट .1H2O, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट, बट इसको हम लोग वॉशिंग सोडा नहीं कहते हैं। वॉशिंग सोडा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये कैसे बना अभी हम आपको बताते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे एडजॉर्ब कैसे हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपका कहीं लिखा है सोडियम कार्बोनेट, ऐसे लिखा है सोडियम कार्बोनेट, तो इसको कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं सोडा एस, ASH, सोडा एस। तो ये मैं इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में केवल फार्मूला पूछा जाता है। अगर फार्मूला से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो हमारे बच्चों का कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट पढ़ना है। मोनोहाइड्रेट ये होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, डाई 3 होगा, ट्राई 4 होगा, क्वाट्री 5 होगा, पेंटा 6 होगा, हेक्सा, इस तरह से 10 वाटर मॉलिक्यूल डेका हाइड्रेट कहलाता है। ठीक है कि नहीं? अब इसका हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इस वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के बारे में, कि हम वॉशिंग सोडा को कैसे बनाएंगे। तो ये सब फार्मूले की बात हो गई, लेकिन हमको न सोडा एस पढ़ना है, न सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट पढ़ना है। तो फार्मूला मैंने लिखा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा का। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? वॉशिंग सोडा का हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। इसका जो प्रिपरेशन होता है वो कई स्टेप में होता है। प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपका है क्या, जो आपको मैंने कल पढ़ाया था। स्टेप नंबर 1 कल पढ़ाया था, और कल का जो स्टेप नंबर 1 था वो क्या था आपका?
अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से आपने क्या बनाया था? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से आपने बेकिंग सोडा को बनाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग किसको बनाते हैं? एक ही प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है, स्टेप स्टेप वाइज करेंगे। जब भी एग्ज़ाम में आएगा स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से हम बेकिंग सोडा बनाएंगे, जिसको मैं आज यहाँ एक ही स्टेप में बनाने वाला हूँ। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अमोनिया कह रहा है तो अमोनिया गैस होना चाहिए। आपके पास वाटर के अंदर अमोनिया गैस को पास करेंगे, इसी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। इस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर लिया, वाटर में हमने अमोनिया गैस पास किया, अमोनिया गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया, और उसी वाटर में हमने तुरंत क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया, नमक मिला दिया, है ना। और आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। साथ में मिलेगा आपको अमोनियम क्लोराइड। बट इस अमोनियम क्लोराइड से आपका कुछ लेना देना नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से क्या बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे, जो मैंने कल पढ़ाया था। जो बच्चा मेरा आज की क्लास अटेंड कर रहा है और कल की क्लास नहीं लिया है, तो रिक्वेस्ट है कल की क्लास एक बार फिर से वो पढ़ लेगा, तो ताकि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें लाइव क्लास का, या वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में भी आपको पता लगता रहे, ठीक है ना। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, जब इसका प्रिपरेशन करते हैं तो इसको कहते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। जो सोडियम बाई कार्बोनेट आपने बनाया है, इस सोडियम बाई कार्बोनेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे। तो ये मिला है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम HCO3 NaHCO3, इसको आप हीट करोगे बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया हीट। हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करोगे, और हीट करने के बाद यू गेट ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट। हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। हमको मिलेगा क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट। हमको मिलेगा और क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वाटर गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो उड़ जाएगा। और हमको वेपर फॉर्म में और क्या हमको गैस फॉर्म में क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी उड़ जाएगा, और हमको ये सॉलिड मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बट ये सोडियम कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा नहीं है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, रीक्रिस्टलाइजेशन। ये जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनके तैयार हो गए हैं, इस सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का रीक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 जो होगा, उस स्टेप नंबर 3 को हम लोग कहते हैं, स्टेप नंबर 3 को कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। अब ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम रीक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, किसी क्रिस्टल का फिर से और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ठंडा पानी होना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए, ना कि नॉर्मल पानी होना चाहिए। आइस कोल्ड वाटर मतलब आपने आइस ले रखा है, वो आइस आपका मेल्ट हुआ एकदम ठंडा पानी है, उस ठंडे पानी में इस पाउडर को क्या करोगे, डालोगे, सोडियम कार्बोनेट को डालोगे। तो ये सोडियम कार्बोनेट के पाउडर को आप देखेंगे, जब कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इस पाउडर को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी में अब डिज़ोल्व नहीं होगा, ठंडे पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, फिर से एक लुगदी जैसा बन जाएगा, फिर से एक ट्रांसपेरेंट पास आ जाएंगे, क्योंकि वाटर के पास एनर्जी बहुत कम है, तो जिसकी वजह से आपके सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल बहुत पास आएंगे, और इस कंडीशन में सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब भी करता हुआ चला जाएगा। तो हर एक कंपाउंड के अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो सोडियम कार्बोनेट अपने सरफेस पे मैक्सिमम 10 वाटर मॉलिक्यूल को क्या करके रखेगा, एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो हम इसको रीक्रिस्टलाइजेशन करा रहे हैं। फिर से मैं बताता हूँ, जब भी हम किसी भी कंपाउंड का रीक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए। कैसा वाटर होना चाहिए, आइस कोल्ड वाटर। तो हम इस सोडियम कार्बोनेट को, इस सोडियम कार्बोनेट का रीक्रिस्टलाइजेशन किसके साथ करेंगे,
आइस कोल्ड वाटर के साथ करेंगे, ना कि नॉर्मल वाटर में। तो इस सोडियम कार्बोनेट को लेंगे, जो पाउडर है, इस सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे, बहुत सारा वाटर रहेगा, लेकिन आपका ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। यह है आइस कोल्ड वाटर, मतलब बहुत ही चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ठंडा है कि हाथ डालेंगे तो आपका हाथ में पेन होने लगेगा, इतना ज़्यादा ठंडा है। अब क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा क्या, जब किसी की एनर्जी कम होती है तो सिकुड़ता है, वो आपका ऐसे श्रिंक करता है। तो सोडियम कार्बोनेट को ऐसे पानी में डाला जिस पानी की एनर्जी बहुत कम है, बहुत ठंडा है, तो वो सिकुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, टेम्परेचर कम है तो आइस बनने के लिए फिर पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं तो उस पास आने में सोडियम कार्बोनेट जो पाउडर फॉर्म है उसको पास लाएंगे, और जब पास लाएंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट फिर से रिक्रिस्टलाइज होगा, साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ आप बैलेंस फॉर्म में 10 लिख सकते हो। और दिस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो बनाने के 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जब भी एग्जाम में आए इस 3 स्टेप को एकदम चिपका दो। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आधा नंबर कटने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप चाहो तो लिख सकते हो। स्टेप नंबर 1 सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में होता है। अगर आपने कल का मेरा लेक्चर मिस नहीं किया है, कल का मेरा लेक्चर पूरा पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल सी दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे कल के लेक्चर में जाएंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें, तो उसको 2 स्टेप में जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस मैंने बता रखी थी, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा स्टेप नंबर 1 में। इसको हम हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा सॉलिड पाउडर फॉर्म में। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे आइस कोल्ड वाटर के साथ, हमको मिल जाएगा क्या, वॉशिंग सोडा। तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरी बात समझ में आई है। आप इसको नोट कर लो एज इट इज। तो होपफुली आपने ये सारी बातें नोट कर ली होगी। ये मैंने आपको प्रिपरेशन बता दिया, समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं 100% आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें अपना नंबर डाल देंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप करके जो भी प्रॉब्लम होगी, आप जो भी प्रॉब्लम होगी पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा, है ना। एक अलग से मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद टॉपिक पढ़ाऊँगा, क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। तो अब इसके बारे में हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की, है ना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आपका 3 to 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूज़ करके आ सकता है, या एक एक 2 नंबर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो वाइट क्रिस्टल है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ये क्या है आपका, ये पहली प्रॉपर्टी है वाइट क्रिस्टल कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल। बट ये एक बात इसके साथ ये है, इट नॉट स्टेबल इन एयर, एयर में स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी हम लोग देखते हैं। एयर में स्टेबल नहीं होता है, इसको अगर हम एयर में एक्सपोज कर देंगे, एयर में छोड़ देंगे, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर। जब इसको हम एयर में छोड़ देंगे, किसको छोड़ रहे हैं, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको जब हम एयर में रखेंगे, बहुत लंबे समय तक इसको एयर में रख देंगे, लंबे समय तक सोडियम क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एयर में छोड़ दोगे, सुबह बनाया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया, 10 वाटर मॉलिक्यूल है और बनाया, क्रिस्टल बनाया, इसको सुखाया और पेपर पे रख के आप छोड़ के चले गए, तो जब छोड़ के चले जाओगे तो होगा क्या, इसके अंदर से 9 वाटर मॉलिक्यूल आपके वेपर बनाएंगे, ई वेपोराइजेशन का फिनोमिनन होगा, क्योंकि है तो सरफेस पे ओनली 9,
क्योंकि इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक है तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे जरूर एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो 9 वाटर मॉलिक्यूल, मैक्सिमम 9 वाटर मॉलिक्यूल आपके इवेपोरेट हो जाएंगे और इसके साथ मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ये मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मतलब अगर हम इसको एयर में रखेंगे तो इसके 9 वाटर मतलब मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल वेपर बना के आपके उड़ जाएंगे और ऐसे प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। इफरवेसेंस नहीं, इफ्लोरेसेंस। रिमूवल ऑफ मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एनी सब्सटेंस। पूरी मैक्सिमम मतलब सारे नहीं, रिमूवल ऑफ मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी सब्सटेंस इन द एयर, गर्म करने के बाद नहीं कर रहे, इन द एयर, दिस इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। रिमूवल ऑफ, जो भी मैं बात बता रहा हूँ बेटा, कॉपी पेन होना चाहिए, चेयर टेबल पे आपको चेयर पे बैठ के टेबल पे लिखना चाहिए। ऐसा करोगे तभी आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ सारी बातें लिखा नहीं रहा हूँ, सारी बातें बोर्ड पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं इफ्लोरेसेंस बताया। इफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी कंपाउंड इफ दैट कंपाउंड एक्सपोज इन द एयर। अगर उस कंपाउंड को एयर में एक्सपोज करेंगे तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल आपके वेपर बना के ख़त्म हो जाएंगे। और इस किसी कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। उसको हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। तो ये जो कंपाउंड है वाटर में, एयर में स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एयर में स्टेबल नहीं है, क्योंकि एयर में एक्सपोज करने पे, एयर में लंबे समय तक रखने में इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर बना के ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। बट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट आपका वॉशिंग सोडा नहीं है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। जो भी इसको बनाएगा, जब भी कल को आप एक फैक्ट्री लगाते हो, इसको बनाने के लिए कल को चल के कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, केमिकल फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको वही प्रिकॉशन जब देखोगे तो याद आएगा कि सर ने कुछ आपको बताया था, जो आपके इस लाइफ में आप इसको क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो होपफुली जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसको मैंने बताया है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। वैसे हमको आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कार्बोनेट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। पानी में कौन डिसॉल्व होता है, पानी में बाइकार्बोनेट डिसॉल्व होते हैं। बट सोडियम कार्बोनेट आर सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है आपका, सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिविटी होने की वजह से सोडियम वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इफ एनी सॉल्ट, जो मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताई थी, याद रखिए, इफ एनी सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर to give acid and base is called salt hydrolysis, and salt hydrolysis is just opposite to neutralization reaction। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में आपका क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन में आपका एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इफ द एनी सॉल्ट ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं वो तो सॉल्ट ही है ना आपका। इस सॉल्ट का हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस सॉल्ट का ब्रेक डाउन हो रहा, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो सॉल्ट का ब्रेक डाउन हो रहा वाटर की वजह से। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ किसका ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। SH में लिख दे रहा हूं, आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा, वहां जगह नहीं था, उधर लिखते तो आपको दिखता नहीं। तो इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो होपफुली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हम सॉल्ट लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। ये मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट नॉट सॉल्युबल इन वाटर,
बट सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्वेबल इन वाटर ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आपके रिएक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आपके पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। बट कैल्शियम कार्बोनेट जो पत्थर होता है, उस पत्थर को पानी में डालोगे बेटा बिल्कुल भी सॉल्वेबल होने वाला नहीं। ये बात आपके दिमाग में 100% समझ में आ जानी चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट क्यों डिजॉल्व होता है? क्योंकि सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम कार्बोनेट को हमने पानी के अंदर डाला और इस सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के बनने से ब्रेक डाउन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पानी में जाएगा तो आपका देगा 2Na+ और आपका कार्बोनेट CO3-2 बनाएगा। और जब ये 2Na+ बनाएगा तो ये हम लोग इसको ले लेते हैं 2H+ और यहाँ लेते हैं आपका 2OH-। अब आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। होने वाला क्या है कि अपोजिट आयंस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ 2Na+ से 2OH- मिलके क्या बना लेंगे बेटा? यहाँ बना लेंगे 2NaOH और साथ में आपको ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2CO3। आपको मिल जाएगा H2CO3 और इस H2CO3 को हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है आपका वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का जो भी सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन का पीएच हमेशा क्या होने वाला है? मोर देन 7 होने वाला है। तो मोर देन 7 होने वाला है, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट को हम बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन बेसिक होता है। फिर से देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट में 2Na+ CO3-2 वाटर भी हम लोग 2 ले लेंगे केवल बैलेंसिंग के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 2H+ एंड 2OH-। तो 2Na+ एंड 2OH- गिव 2 sodium hydroxide and remaining 2H+ and CO3-2 combine to each other to form H2CO3 that is called carbonic acid। आपको मिल जाएगा कार्बोनिक एसिड, आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो इनका सोल्यूशन होगा बेटा उसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच होगा मोर देन 7। कैसे पता लगा? क्योंकि आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो बेस स्ट्रांग है तो इसकी डोमिनेंसी होगी तो पीएच आपका 7 से ज़्यादा होगा। ये आपका वीक एसिड इसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आप बताइए, इतनी बातें समझ में आई? प्रॉपर्टी में अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इतनी बातें प्रॉपर्टी मैंने बताई, एक्शन ऑफ एयर बताया जिसको इफ्लोरेसेंस कहते हैं। इफ्लोरेसेंस आपको समझना है कि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट फ्रॉम एनी सब्सटेंस इफ दैट सब्सटेंस एक्सपोज इन द एयर। अगर उस सब्सटेंस को एयर में एक्सपोज करते हैं तो उस सब्सटेंस के सरफेस पे मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल वेपर बना के ख़त्म हो जाएंगे और इस प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। इफरवेसेंस नहीं, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ इवॉल्व होती है उसको इफरवेसेंस साउंड कहते हैं। यह है इफ्लोरेसेंस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट समझे रहे हो? हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है हाइड्रो मीन्स तो वाटर, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो वाटर के प्रोसेस में सॉल्ट के ब्रेक डाउन करने में, तो सॉल्ट को जब भी ब्रेक किया जाएगा आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा। तो आपको मिल रहा है ना आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, NaOH आपका बेस जब सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मैंने एक बात और बताई है आपको कि कार्बोनेट जो होते हैं वो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सोडियम कार्बोनेट आपका डिसॉल्व नहीं हो, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट वाटर में इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। तो ये सबसे रिएक्शन करने के लिए बेताब रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसीलिए ऐसे सॉल्ट आपके स्टेबल नहीं है, पानी में डालेंगे तुरंत आपके क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो अगला हम लोग देखेंगे एक्शन विथ किसके साथ? एक्शन विथ एसिड। एक्शन विथ एसिड, इसको नोट कर लो। अब आप हमको एक बात बताओ, क्या आपको जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें समझ में आ रही हैं? सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं? सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो मैं कह रहा हूँ चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं भी लिखेंगे। जैसे मेरा क्लास ख़त्म होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जो बच्चा जब ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाएगा, जो बाद में मेरा ये लेक्चर देखेगा या सुनेगा कभी भी, कैसे भी या किसी भी साल में, जहाँ जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिए।
मैं ज़रूर आपको उचित टाइम रहते आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप अपना नंबर देते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ताकि आप जो भी मेरे चैनल से आके पढ़ रहे हैं उसको 100% बेनिफिट मिले। 90% 80% बेनिफिट नहीं चाहिए, पूरा 100% बेनिफिट चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएं, है ना। तो अब जो हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ क्या इनफैक्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जिसको कहते हैं एक्शन विथ एसिड, या कह सकते हैं रिएक्शन विथ एसिड। अब आपको पता है कोई भी कार्बोनेट हो, कोई भी बाई कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका है डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, डेका 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे भी हैं। इसको एसिड में डाला है HCl, तो हमको क्या मिलेगा, इसका सॉल्ट सोडियम क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया बैलेंसिंग के लिए। हमको मिल गया है क्या, वाटर, और हमको मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। और जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका इवॉल्व होगा, जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, वो आपका इफरबेसेंस साउंड प्रोड्यूस होगा, ना कि इफ्लोरसेंस। इफरबेसेंस साउंड। तो और भी एसिड ले सकते हो, आप ले सकते हो कि सर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और हमने एसिड ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट मिला आपको Na2SO4, आपको मिला वाटर और आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन तो इतना फैमिलियर है, आप जब से एसिड बेस पढ़ रहे हो तब तक इस रिएक्शन को आप पढ़ते आए हो। तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी फैमिलियर, बहुत फैमिलियर है, बहुत आसानी से हम लोग इस रिएक्शन के बारे में समझ रहे हैं। तो इतना बताइए, आपको समझ में आया इतनी प्रॉपर्टी 100%। चलो अब हम एक बात बताने जा रहे हैं, आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। वाटर के बारे में आपका रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, एक और इसका एक्शन होता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और ये फंक्शन में भी आता है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एक फंक्शन में भी इसके आता है। तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के बारे में थोड़ा समझते हैं, वाटर के बारे में समझते हैं। वाटर के बारे में जो वाटर होता है बेटा, ये वाटर, हम 2 टाइप के वाटर के बारे में बात करेंगे। एक होता है सॉफ्ट वाटर, और एक वाटर हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। फिलहाल मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड करके केमिस्ट्री का चैप्टर है, जहाँ आपको मिलेगा। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। कभी आपसे कोई पूछे कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कौन सा पानी पीने के लिए सही है, तो कोई पानी गंदा नहीं है, दोनों पानी पी सकते हैं। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का मतलब समझिए। हार्डनेस सॉफ्टनेस का मतलब ये नहीं कि जिस पानी को टच करेंगे तो एकदम मखमल की तरह सॉफ्ट होगा, और एक पानी को टच करें एकदम हार्ड होगा, टच नहीं कर सकते, आइस से भी आप हार्ड होगा। ऐसा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का मतलब नहीं है। हार्ड वाटर क्या होता है, द वाटर दैट नॉट प्रोड्यूस फोम विथ सोप, जो साबुन होता है उसके साथ फोम नहीं प्रोड्यूस करता है, कपड़ा साफ करने के लिए सही नहीं होता है, ऐसे वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। तो आप लोग हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर कह सकते हैं द वाटर दैट नॉट प्रोड्यूस फोम विथ सोप एंड सोप ही समझो, डिटर्जेंट नहीं लिखते हैं, डिटर्जेंट अलग होता है, सोप अलग होता है। तो जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, फोम नहीं देता, कहीं कहीं लेदर लिखा रहता है, लेदर, उसको भी फोम कहते हैं। तो अगर कोई भी पानी में कपड़ा, साबुन तो वही है, आपने लिया सेम सोप लिया है, आपने जो भी मार्केट से सोप लेके आए हो सेम लिया, रिन लेके आए हो या कोई सर्फ एक्सेल कुछ भी लेके आए हो, एरियल का साबुन लेके आओ, और उस साबुन को आप यहाँ साफ करो अपने घर पे तो हो रहा था कपड़ा साफ, और कहीं दूसरे शहर चले गए वहाँ उसी साबुन से कपड़ा साफ करो, कपड़ा साफ ही नहीं हो रहा। तो क्या साबुन डुप्लीकेट है? नहीं, पानी में कुछ अंतर है, पीने में दोनों का कोई टेस्टलेस, कलरलेस, अडरलेस, सब कुछ कहानी वही होगी, पीने में कोई दिक्कत नहीं। बट कपड़ा साफ करेंगे तो फोम नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो जो क्लिंजिंग एक्शन आना चाहिए साबुन का, जो साफ करने का एक्शन आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ये कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उस कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमारा एक टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन, सर्फ के बारे में भी हम लोग भैया पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आपको यहाँ हार्डनेस ऑफ वाटर बताता हूँ, और ये इसलिए है ड्यू टू presence of calcium
एंड मैग्नीशियम आयंस। सोल्यूशन के अंदर आपके वाटर के अंदर, सॉरी सोल्यूशन नहीं, आपके वाटर के अंदर कैल्शियम आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन होंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होंगे साबुन के साथ। साबुन को रिएक्ट होने से साबुन के क्लींजिंग एक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे। बट यहाँ फिलहाल हमको समझना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से आपका जो वाटर है वो फोम या लेदर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। समझ में आ गया। अब सॉफ्ट वाटर तो समझ में आ ही गया होगा, उस वाटर में कैल्शियम आयन है ना मैग्नीशियम आयन है। तो सॉफ्ट वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर को कह सकते हैं प्रोड्यूस फोम, प्रोड्यूस करता है फोम, प्रोड्यूस करता है लेदर, कपड़ा साफ करने में हेल्प करता है सोप के साथ, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। मतलब कपड़ा साफ करने में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कहीं ना कहीं आपके दुश्मन हैं साबुन के लिए। पानी में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है तो हार्ड वाटर है, और पानी में नहीं है तो वो सॉफ्ट वाटर है। पीने के लिए दोनों पानी सही है, कपड़ा धुलने के लिए सॉफ्ट वाटर बेटर होता है, हार्ड वाटर बेटर नहीं होता है। तो ये जो आपका ये आप नोट कर लो पहले इसको। अब देखिए, अब इसका एक यूज है, इसकी प्रॉपर्टी भी है। यूज या प्रॉपर्टी कुछ भी कहो, आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। वाटर के अंदर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है, ये वाटर के अंदर होगा, ये आपका एक्वस है। वाटर के अंदर ये किस फॉर्म में होगा आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन के फॉर्म में होगा। तो ये कैल्शियम आयन कहीं ना कहीं आपका फोम या लेदर प्रोड्यूस करने से रोक रहा होगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे तो बनाएगा 2Na+ और बनाएगा आपका CO3-2 एक्वस। तो जिस पानी में ये है, आपका नॉर्मल वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर होता तो उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड बना लेता, लेकिन अभी पानी में ये है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये अब वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ये इसमें होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। आप सबको पता है कि सोडियम आयन इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, तो ये सोडियम इस कैल्शियम को यहाँ से क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे और मिलके तैयार हो जाएगा, पानी में हो जाएगा 2NaCl, पानी में नमक हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा पानी थोड़ा सा। और देखिए क्या होने वाला है बेटा, और देखिए इसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब कहने का ये है कि ये दोनों का एक नया कॉम्बिनेशन होगा, 2NaCl बनाएगा, और साथ में ये CaCO3 और आपका ये CaCO3, आप ध्यान दीजिए ये CaCO3 एरो नीचे, ये आपका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, पानी में सॉलिड जाके नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। और जब पानी में डिपॉजिट हो जाएगा, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो पानी में अभी भी कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम आयन के फॉर्म में नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और कैल्शियम कार्बोनेट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और अब ऐसे वाटर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे वाटर को हम फिल्टर कर लेंगे। जब फिल्टर कर लेंगे तो हमको वाटर मिल जाएगा, जिस वाटर में केवल और केवल क्या होगा, थोड़ा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड होगा, और हम इसको फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इस रिएक्शन को हम दो जगह लिख सकते हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट, एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। PPT भी बन रहा है, लुक एट दिस, प्रिसिपिटेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरह से हम हार्डनेस, वाटर के हार्डनेस को रिमूव कर दिए। हार्डनेस किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम आयन की वजह से, और इस कैल्शियम आयन को मैंने क्या कर दिया, फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। तो जो मेरा हार्ड वाटर था अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर से मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। जो हार्ड वाटर होता है, उस हार्ड वाटर में कहीं ना कहीं कैल्शियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं। वो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयंस करते क्या हैं, जो भी साबुन हम लोग यूज़ करते हैं उस साबुन के साथ फोम नहीं प्रोड्यूस करने देते हैं, तो साबुन बढ़िया से काम नहीं कर पाता। साबुन बढ़िया से काम नहीं कर पाता तो साबुन का काम है क्लींजिंग एक्शन, कपड़े को साफ करना या बॉडी को क्लीन करना। तो ये दोनों काम कर नहीं पा रहा, तो साबुन का पूरा फंक्शन क्लींजिंग एक्शन स्टॉप हो गया। जब क्लींजिंग एक्शन स्टॉप हो गया तो साबुन गड़बड़ है। साबुन नहीं गड़बड़ है, पानी गड़बड़ है। तो पता लगाया कि देखा तो वही साबुन जब मैं अपने घर पे यूज़ कर रहा था तो बढ़िया काम कर रहा था,
तुम्हारे घर पे आके उसी साबुन का यूज़ किया तो साबुन गल ही नहीं रहा और हार्ड हो गया है, बॉडी कट जा रही है। तो साबुन नहीं डुप्लीकेट है, पानी में कुछ गड़बड़ी है। पानी पीने के लिए वैसे दोनों सही है। तो पता चला भैया, जिसके घर गया उससे पूछा भाई ऐसा होता है, उसने कहा भाई यहाँ पानी को हम उबाल के यूज़ करते हैं, उबालने में भी कुछ कहानी है, तो आपका कपड़ा बहुत अच्छा साफ़ होता है। बट अगर उबालते नहीं है तो पानी आपका कपड़ा नहीं साफ़ होता है। तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग क्या किए, हार्डनेस को रिमूव करना है। तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो उस पानी में मैंने सोडियम कार्बोनेट को मिला के बढ़िया से सेक कर दिया, ओनली सेकिंग, केवल सेक कर दिया। जब सेक किया तो हमने देखा कि ये सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज होगा, पानी से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि पानी में कैल्शियम क्लोराइड है, और ये आपका आयोनाइज होगा। अब ये न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, 2Na2Cl गिव हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, पानी नमकीन हो जाएगा, पीने में थोड़ा नमकीन टेस्ट आएगा, बट हमको पीना थोड़ी ना, कपड़ा साफ करना था। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। और अभी मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि सोडियम कार्बोनेट पानी में डिजॉल्व होगा, पोटेशियम कार्बोनेट पानी में डिजॉल्व होगा, बट कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, ये प्रिसिपिटेट बन जाए, एरो नीचे मतलब प्रिसिपिटेट बन जाएगा, सॉलिडिफाई होकर नीचे कंटेनर में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, और जब सॉलिड हो जाएगा इसको फिल्टर करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब हमको पानी मिला और क्या मिला, नमक मिला। तो नमक वाले पानी से कपड़ा धुलने में कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास बेहतरीन आपका फोम प्रोड्यूस होगा और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस तरह से हमने हार्डनेस को रिमूव कर दिया, क्योंकि हार्डनेस कैल्शियम आयन की वजह से हो रहा था, और इस कैल्शियम आयन को मैंने बाहर निकाल दिया, भगा दिया, चल भाग, कैल्शियम आयन बाहर निकल गया। तो इस तरह से हमने हार्डनेस को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं, इसके यूजेस के बारे में समझते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। जैसा कि इसका नाम है वॉशिंग सोडा, है ना। अगर हम इसके यूज़ के बारे में देखते हैं तो जैसा कि इसका नाम है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा जो है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, उसका यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहला यूज़ हम लोग इसका देख लेंगे क्या होगा। इसका यूज़ होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, लॉन्ड्री कहते हैं, लॉन्ड्री जहां कपड़ा साफ होता है, लॉन्ड्री में इसका एक्शन होता है, सोप एंड डिटर्जेंट में हम इसका काम करते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के बाद इसके यूज़ को बढ़िया से समझते हैं। आफ्टर दैट हमको देखना है इसके दूसरे यूज़ के बारे में। इसका और भी यूज़ करते हैं, किसकी कहाँ पे, इसका और यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं। देखेंगे आगे चल के हायर क्लास में शीशा कैसे बनाया जाता है इसके थ्रू। प्रिपरेशन ऑफ ग्लास हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ पेपर हो जाएगा, पेपर भी बनाते हैं। एक बोरेक्स नाम का केमिकल होता है, जो सिंदूर है उसको बोरेक्स कहते हैं, आगे चल को देखोगे 11th क्लास में। तो इसके बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो मैंने सबसे बेहतरीन यूज़ इसका बता रखा है, और सबसे बेहतरीन यूज़ जो थर्ड में लिख रहा हूँ आपका, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप बताइए, आप बताओ कि आज आपकी क्लास जो मैंने आपको बताई समझ में आई या समझ में नहीं आई, ज़रूर बताएं बेटा। बहुत मेहनत से मैंने बताया है वॉशिंग सोडा, सारी बातें मैंने बताई, इसका यूजेस बताया, इसकी प्रॉपर्टी बताई, प्रिपरेशन बताया, सब कुछ बताया। मैक्सिमम 1 to 2 लेक्चर और आपके होंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश। तो अब हम लोग फिर से इसको आप नोट करिए, कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।